नमस्कार। फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और शुरुआत करेंगे फाइनल रिपोर्ट की बड़ी खबर के साथ। आपको रूबरू करवा दें, जहां आपको बताया बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर सियासी तूफान, चुनाव आयोग के फैसले पर विपक्ष हमला। अखिलेश यादव बोले ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका, बीजेपी का पलटवार, निष्पक्ष चुनाव हमारी प्राथमिकता। संसद टीएमसी का वॉकआउट, विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग उठाई। चुनावी माहौल में प्रशासनिक फेरबदल पर सवाल उठाए गए। प्रियंका गांधी ने चुनावी तारीखों पर भी उठाए सवाल। संसद में एलपीजी संकट और मिडिल ईस्ट तनाव पर भी बहस हुई। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर देश भर में चर्चा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। और आपको बताएं, इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका बताते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। वहीं सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस पूरे विवाद के बीच विपक्षी दलों का आरोप है कि यह फैसला केंद्र सरकार के दबाव में लिया गया है और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव से ठीक पहले अधिकारियों का ट्रांसफर में चुनावी निष्पक्षता है, और राजनीति इससे काफी गर्म नजर आती है। बढ़ते आगे कोई बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं, जहां बताएं आपको मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब दक्षिण एशिया तक। सऊदी तेल सुविधाओं पर हमले की रिपोर्ट, सऊदी अरामको पर खतरे से वैश्विक ऊर्जा बाजार चिंतित। पाकिस्तान सऊदी रक्षा सहयोग पर फिर चर्चा, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बड़ा तनाव। टीटीपी हमलों में पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौती। सवाल, क्या पाकिस्तान दूसरे मोर्चों पर लड़ने की स्थिति में? पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध और दक्षिण एशिया में बढ़ता तनाव अब एक दूसरे से जुड़ी हुई तस्वीर पेश करने लगा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और कई क्षेत्रीय शक्तियों के बीच टकराव तेज हो रहा है, और दूसरी तरफ इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से जुड़े हमलों में सऊदी अरब की तेल सुविधाओं को निशाना बनाए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार तेल है और उसकी प्रमुख कंपनी सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में गिनी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता है तो क्या सऊदी अरब को अपने सहयोगी देशों का समर्थन मिलेगा? और इसी चर्चा के बीच पाकिस्तान का नाम भी सामने आता है, क्योंकि लंबे समय से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच रक्षा सहयोग की बातें होती रही हैं। लेकिन आज सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में है, जब उसकी अपनी सीमाओं पर अफगानिस्तान के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है? तो क्या पाकिस्तान के सामने अब घर संभालो या बाहर लड़ो जैसी स्थिति बन गई है? चलिए बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं, जहां आपको बताया अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी की बड़ी सलाह जो है सामने आई है। डगलस मैकग्रर बोले ट्रंप मोदी से बात करें, भारत बन सकता है ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थ। भारत के दोनों पक्षों से मजबूत रिश्ते, मिडिल ईस्ट युद्ध से तेल संकट का खतरा। लंबा युद्ध अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। वैश्विक संकट में भारत की कूटनीति पर भरोसा। पश्चिम एशिया इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक तनावों में से एक का सामना कर रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिका के अंदर से एक दिलचस्प सलाह सामने आई। अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी डगलस मैकग्रर ने कहा कि अगर अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। मैकग्रर का मानना है कि भारत आज दुनिया की उन गिनी चुनी ताकतों में है जिसके रिश्ते अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों से अच्छे हैं। यही वजह है कि भारत इस संकट में एक भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। दरअसल भारत की विदेश नीति लंबे समय से संतुलन और संवाद पर आधारित रही है। चाहे यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट का संकट, भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में भारत इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है, और क्या ट्रंप को इस संकट में प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना चाहिए? बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। आपको बताएं कि ईरान से 90 भारतीय
अजरबैजान पहुंचे। भारत सरकार की मदद से सुरक्षित निकासी। 550 भारतीयों का समूह ईरान से आर्मेनिया पहुंचा। 284 तीर्थयात्री शामिल। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने वीजा और इमिग्रेशन में मदद की। मिडिल ईस्ट से अब तक 20,000 भारतीय नागरिक भारत लौटे हैं। सऊदी अरब और ओमान में भारत के लिए फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। भारत में पेट्रोल डीजल की सप्लाई सामान्य। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर काम कर रही। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी वापसी सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सोमवार को बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि ईरान और आसपास के इलाकों से हजारों भारतीयों की सुरक्षित वापसी कराई जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि करीब 90 भारतीय नागरिक ईरान से जमीनी रास्ते के जरिए अजरबैजान पहुंच चुके हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने वीजा और इमिग्रेशन से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को आसान बनाकर इन नागरिकों की मदद की। इसके अलावा 550 लोगों का एक समूह ईरान से आर्मेनिया पहुंचा है, जिनमें 284 भारतीय तीर्थयात्री भी शामिल हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी असीम महाजन ने बताया कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र के अब तक करीब 20,000 भारतीय नागरिक भारत लौट चुके हैं। वहीं सऊदी अरब और ओमान के एयरपोर्ट से भारत के लिए नियमित उड़ानें भी संचालित हो रही हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अनुसार सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और पेट्रोल पंप सामान्य तरीके से चल रही हैं। इनके कंपनियों के साथ हमारी लगातार बातचीत होती रहती है, यानी कि हमारे एम्बेसी की, राजदूतावास की बातचीत होती रहती है ताकि हम उनका देखभाल, उनकी भलाई सुनिश्चित कर सकें। सभी भारतीय नागरिकों का से हमारा अनुरोध है कि जो एडवाइजरी हमारे राजदूतावास में निकाला है उसको देखें और उस पर अमल करें। और जहाँ तक हमारा भारत सरकार की बात है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं अपने देशवासी जो वहाँ रहते हैं ईरान में, उनकी देखभाल के लिए, उनकी भलाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in West Asia and the Gulf region. The safety, well-being and security of the Indian community across the region remains our highest priority. The Ministry's Special Control Room continues to function for addressing queries from Indian nationals and families. We are also in constant touch with the state governments and union territories to coordinate our efforts. Our missions and posts across the region are working continuously, operating 24/7 helplines, maintaining regular contact with a large number of Indian community organizations and associations spread across the region, and issuing updated advisories to keep our citizens informed. They also remain in close touch with the local governments. We are extending all support to stranded Indians and short-term visitors, including assistance for visas, logistical support where required, and facilitating transit arrangements. We are also closely coordinating with the Ministry of Ports, Shipping and Waterways to render all assistance to the seafarers in the region. An update on the status of flights and airspace. Since February 28, around 220,000 passengers from the region have returned to India. As far as UAE is concerned, as per information put out by the UAE authorities, there is a gradual resumption of operations from Dubai International Airport that were temporarily suspended today morning from passenger safety perspective. Indian and UAE carriers also continue to operate limited flights from other airports like Abu Dhabi, Ras Al Khaimah and Fujairah in UAE based on operational and safety considerations. As per available information, more than 45 flights are planned for various destinations. बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाया, जहां पर बताया कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सुरेंद्र अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। भवानीपुर सीट से सीएम ममता बनर्जी है मौजूदा विधायक। 2021 में नंदीग्राम से सविंदु ने ममता बनर्जी को हराया था। दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से उम्मीदवार बनाया गया है। निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण सीट से चुनाव लड़ेंगी। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान, 4 मई को मतगणना।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले सियासी मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 144 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। इस सूची की सबसे बड़ी चर्चा राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को लेकर, जिन्हें पार्टी ने 2 सीटों नंदीग्राम और भवानीपुर से मैदान में उतारा है। भवानीपुर वही सीट है जहां से वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधायक हैं। ऐसे में यहां एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच सीधी टक्कर की संभावना बनती दिख रही है। याद दिला दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेहद करीबी मुकाबले में हराया था। अब बीजेपी का यह फैसला बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। पार्टी ने कई और बड़े चेहरों को भी मैदान में उतारा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से टिकट दिया गया है, जबकि अग्नि मित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। ऐसे में अब सभी की नजर इस हाई प्रोफाइल चुनाव मुकाबले पर टिक गई है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कश्मीर घाटी को लेकर। कश्मीर घाटी में वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही पर्यटन सीजन की भी औपचारिक शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को आज आम लोगों को और पर्यटकों के लिए खोल दिया है। जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में और खूबसूरत डल लेक के नजदीक स्थित ये ट्यूलिप गार्डन हर साल वसंत के मौसम में लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गार्डन में इस बार 70 से अधिक किस्मों के ट्यूलिप लगाए गए हैं, जो अलग अलग रंगों में खिलकर घाटी की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। ट्यूलिप के अलावा गार्डन में हाइसिंथ, डैफोडिल, मस्करी और रननकुलस जैसे कई अन्य वसंतकालीन फूल भी लगाए गए हैं, जिससे पूरा परिसर रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ दिखाई दे रहा है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए प्रशासन ने परिवहन, पार्किंग, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि परेशानी ना हो और वे कश्मीर की इस खूबसूरत बसंती झलक का आनंद ले सकें। पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा, और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर नए चीज के लिए संगे बुनियाद रखा जाए या रिबन काटा जाए। इस बार डिपार्टमेंट ने कुछ टेरेसेस ऐड किए। टेरेसेस पे बेड्स के जो है डिजाइन्स, उनमें तब्दीली लाई, और नई चीज जो आई है वो सूवेनिर शॉप के हवाले से शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीजें लाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने वाले लोग हासिल कर सकें। Umar Sahab, how much this tulip garden will play a vital role to attract tourists again in Kashmir Valley, because last year due to the Pahalgam attack, tourism sector is very bad. अब हमारा सीजन जो है, आप सर्दियों का छोड़ दीजिए क्योंकि वो गुलमर्ग तक ही ज्यादातर महदूद रहता है। इस साल लोग सोनमर्ग भी आए, लेकिन आमतौर पे टूरिस्ट सीजन जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। युद्ध के कारण लंबे समय तक तनाव में रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारतीय एलपीजी टैंकर शिवालिक एलपीजी कैरियर सुरक्षित रूप से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया है। इस जहाज में करीब 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है, जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि इससे पिछले कुछ दिनों से बनी एलपीजी की किल्लत को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। दरअसल ईरान इजराइल तनाव के कारण हॉर्मुज
से गुजरने वाले कई जहाज प्रभावित हुए थे और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया था। ऐसे में भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों के बाद इस जहाज को सुरक्षित रास्ता मिला और यह भारत तक पहुंचने में कामयाब रहा। सूत्रों के मुताबिक इसी मिशन के तहत दूसरा भारतीय एलपीजी जहाज नंदा देवी एलपीजी कैरियर भी रास्ते में है, जो जल्द ही कांडला बंदरगाह पहुंचेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस खेप के पहुंचने से देश में गैस संकट पूरी तरह खत्म हो पाएगा और मिडिल ईस्ट के तनाव का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कितना असर पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग सिर्फ पहले टकराव तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ने लगा है। खासतौर पर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट इस समय वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। यह वही समुद्री मार्ग है जिसे दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। ऐसे में अगर इस रास्ते पर खतरा बढ़ता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जहां कई देशों के जहाज इस रास्ते से गुजरने में डर रही है, वहीं भारत ने कूटनीति के जरिए अपना रास्ता सुरक्षित कर लिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलासा किया कि भारत ने सीधे ईरान से बातचीत करके यह सुनिश्चित किया कि भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर सके। दरअसल भारत और ईरान के बीच लगातार संवाद और समन्वय की वजह से अब कई भारतीय तेल और गैस के भरे जहाज सुरक्षित रूप से इस संवेदनशील समुद्री रास्ते को पार कर चुके हैं। तो क्या ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है? क्या भारत ने वैश्विक संकट के बीच अपने ऊर्जा हितों को सुरक्षित कर लिया है? इसी बड़े सवाल पर हमारा ये खास रिपोर्ट है। हाल के दिनों में कई तेल टैंकरों और जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें भी सामने आई हैं। इसी वजह से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इस संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से अपील की थी कि वे अपने युद्धपोत भेजकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अमेरिका चाहता है कि चीन, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय देश इस समुद्री रास्ते की रक्षा के लिए गठबंधन बनाएं, लेकिन कई देशों ने अब तक इस पर स्पष्ट समर्थन नहीं दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप करने से युद्ध और ज्यादा फैलने का खतरा है। ऐसे माहौल में भारत ने एक अलग रणनीति अपनाई और सैन्य रास्ते के बजाय कूटनीति को चुना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने सीधे ईरान के साथ बातचीत का रास्ता अपनाया। लगातार संवाद और कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारत को सकारात्मक नतीजे मिले। इसके बाद ईरान ने भारतीय जहाजों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी। हाल ही में भारत के 2 एलपीजी जहाज शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित रूप से इस समुद्री रास्ते को पार कर चुके हैं। इन जहाजों में लगभग 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लदी हुई थी। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी साफ किया है कि भारत और ईरान के बीच जहाजों के लिए कोई स्थायी समझौता नहीं हुआ है, यानी भारतीय जहाजों को मिली ये सुविधा किसी औपचारिक डील का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ दोनों देशों के बीच बने भरोसे और संवाद का परिणाम है। भारत की इस रणनीति ने ये दिखाया है कि संकट के समय भी कूटनीति के जरिए समाधान निकाला जा सकता है, और यही कारण है कि भारत इस पूरे संकट में संतुलित और व्यवहारिक नीति अपनाता हुआ नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की एक कूटनीतिक सफलता सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे मिडिल ईस्ट में भारत की रणनीतिक भूमिका भी मजबूत हुई है। जहां एक तरफ कई देश सैन्य गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहीं भारत ने संवाद और संतुलन का रास्ता चुना है। अगर आने वाले दिनों में हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर तनाव और बढ़ता है तो भारत की रणनीति दूसरे देशों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। यानी वैश्विक संकट के बीच भारत ने एक बार फिर कूटनीति की ताकत दिखाई है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। केंद्र शासित प्रदेश के विधायक जावेद अहमद राणा ने आज अखनूर में रणवीर कनाल में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की औपचारिक शुरुआत की। स्टूल ब्रिज के पास स्थित इंटेक स्ट्रक्चर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने नहर में पानी छोड़कर आगामी कृषि सीजन के लिए सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत की। इस मौके पर अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत, नगरोटा के विधायक तिवारी राणा सहित सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। मंत्री ने कहा कि रणवीर नहर जम्मू क्षेत्र में खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे अखनूर से लेकर आरसपुरा तक बड़ी संख्या में किसानों की जमीनों को सिंचाई का पानी मिलता है।
उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि पूरी सिंचाई सीजन के दौरान पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि फसलों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि नहरों की वार्षिक सफाई यानी डीसिल्टिंग का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। वक्फे में हम ये छोड़ रहे हैं। एक तो इसका हमने अपग्रेड किया है, जो इसका जो जहाँ गेट्स हैं और इसके जो पानी की जो सप्लाई है वो बेहतर ढंग से होगी और टेल एंड तक इसका जाएगा। इसके अलावा मेरे डिपार्टमेंट ने यहाँ मैं मुबारक करूँगा डिपार्टमेंट के लोगों को और जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं इनकी सरपरस्ती में जो काम यहाँ किया है, ड्रेजिंग का काम किया है और नहर की जो सफाई का काम किया है, इससे हमें पानी को टेल एंड तक पहुँचाने में आसानी होगी। ये जो रणवीर नहर है ये एक बड़ी अहमियत रखती है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट को मैक्सिमम एरिया जो है हमारा जो है रूरल एरिया उसको कैटर करती है और इसको अपग्रेड करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार के सामने कुछ दूसरे प्रपोजल भी यहाँ चल रहे हैं और एक अच्छा यहाँ सिस्टम बनाने के लिए हम इंशाल्लाह। सर, मेजर कैनाल्स की तो सफाई अच्छे से होगी, लेकिन जो माइनर्स रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिए गए हैं जिनकी नरेगा के अंदर सफाई होनी थी, हर एक गांव में देखा जा रहा है कि वो सफाई अभी हो नहीं पाई है। क्या उसको लेकर कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, ये सवाल जो है वो ऑनरेबल एमएलए साहबान की तरफ से हमेशा आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एमजी नरेगा वगैरह में जो हमारे नहरें हैं, जो रूरल एरियाज की जो नहरें हैं उनको बेहतर किया जाए, उनकी साफ सफाई की जाए और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन जिले की डिप्टी कमिश्नर आयुषी सूदन ने किया। इस नए केंद्र का उद्देश्य नागरिकों तक सरकारी और डिजिटल सेवाओं को और अधिक तेज, पारदर्शी और आसान बनाना है। प्रशासन के मुताबिक यह केंद्र एक सुविधा हब के रूप में काम करेगा, जहां लोगों को एक ही छत के नीचे कई महत्वपूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी। इस केंद्र के माध्यम से नागरिक का आयुष्मान भारत पंजीकरण, पैन कार्ड सेवाएं, आधार से जुड़ी सुविधाएं, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, बीमा योजनाएं, पेंशन से जुड़ी सेवाएं और पीएम ई श्रम पंजीकरण जैसी कई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही बिजली, पानी के बिल भुगतान और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भी यहां से किए जा सकेंगे। उद्घाटन के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीणों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनका कहना था कि इस पहल से डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और लोगों को सरकारी सेवाएं पहले से ज्यादा आसानी से मिल पाएंगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ई गवर्नेंस का इनॉग्रेशन किया है। इसमें आप जैसे कि जानते हैं कि अभी मैक्सिमम जो भी सर्विसेज है हमारे गवर्नमेंट की वो ऑनलाइन है। चाहे किसी को सर्टिफिकेट बनाना हो, रेवेन्यू में फर्द काटनी हो या म्यूटेशन करवानी हो, लेबर कार्ड बनाना हो, कोई हेल्थ की स्कीम हो या किसी और डिपार्टमेंट की स्कीम हो, सभी जो ये स्कीम्स हैं आज की डेट में ऑनलाइन है। और इसी सुविधा को जो है एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये खोला गया है। यहाँ पर लगभग 4 पीएससी ऑपरेटर्स या वीएलईज जो हैं वो बैठेंगे और ये सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा ये बाकी और चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाएगा, कोई ट्रेनिंग पर्पस के लिए, कोई ई डिजिटल लर्निंग के लिए, तो दूसरी सर्विसेज को भी हम एनविजाज करते हैं टू ओपन इन द फ्यूचर। सो ये एक हम जो गवर्नमेंट जेएनके का ये आइडिया है कि एक सेंट्रल हब हो फॉर ई गवर्नेंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। और बढ़ते हैं आगे, भारतीय साहित्य की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आई। देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के लिए अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस बार 24 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक
कृतियों को सम्मानित किया गया है। डोगरी भाषा में सम्मान प्रसिद्ध लेखक खजूर सिंह ठाकुर को उनकी काव्य कृति ठाकुर सतसई के लिए दिया गया है, जो दोहों और काव्य शैली का एक महत्वपूर्ण संग्रह माना जा रहा है। वहीं कश्मीरी भाषा में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार कवि अली शादा को उनकी कविता संग्रह नजदा वनके पोत अलाव के लिए प्रदान किया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत विजेताओं को ताम्रपत्र से सुशोभित एक प्रशस्ति पत्र, एक शॉल और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। यह सम्मान समारोह 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष घोषित पुरस्कारों में कविता, उपन्यास, लघु कथा, निबंध, आत्मकथा और संस्मरण जैसी विभिन्न विधाओं की कुल 24 कृतियों को चुना गया है। यह सम्मान भारतीय भाषाओं और साहित्य परंपरा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो ये थी कुछ खास और अहम खबरें देश विदेश की और कुछ राज्यों की आपको रूबरू करवाया। फिलहाल आज के फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में, और द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। The reason I chose SP Smart School is because it prepared me for my boards examination as well as for my competitive examinations. The previous year results have been a testament of this statement. With over 18 positions, 700 distinctions and the UT topper being from our school is our huge pride. The results of the competitive examinations have also been commendable. The students who are not a part of SP Smart School program have no idea what they are missing out on. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector. Building leaders in finance and business. Shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.